Hello everyone, welcome to IQ Civils IAS Academy. So this is Harshit Omar, senior faculty at IQ Civils IAS Academy. So दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज एपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज कॉलेजियम सिस्टम, जो कि इस टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है. रिसेंटली अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में कॉलेजियम से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आए हैं ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आज हम इस इशू को एक मेंस के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे. तो उससे पहले आप में से जिन लोगों ने IQ सिविल्स IAS एकेडमी का चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझने का फायदा उठाएं. क्लियर? तो आज का इशू है हाउ कॉलेजियम सिस्टम डिग्रेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन इंडिया. अब इश्यू पे जाने से पहले मैं आपको IQ सिविल्स IAS एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूं कि न्यू बैचेस की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं अक्टूबर में. ओके, 10 अक्टूबर को एक नया बैच शुरू हो चुका है एंड नेक्स्ट जो बैच अब आपका शुरू होगा दैट इज ऑन 25 अक्टूबर. तो जितने लोग सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, एक सही डायरेक्शन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को देना है, तो जल्द से जल्द एनरोल करें IQ सिविल्स IAS एकेडमी, जिनका रिकॉर्ड काफी ही अच्छा रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, सिलेक्शन में, हर चीज में. क्लियर? सो गूगल रिव्यूज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे गूगल रिव्यूज मिले हैं IQ सिविल्स IAS एकेडमी को. और दिल्ली की सारी प्रीमियम फैकल्टीज गुवाहाटी बेस्ड इंस्टीट्यूट में नॉर्थ ईस्ट को एनरिच करने के लिए, कंपटीशन की तरफ मोड़ने के लिए आपके साथ खूब मेहनत से काम करते हैं. तो आज हम जिस इशू की बात कर रहे हैं दैट इज कॉलेजियम सिस्टम. तो आप देख सकते हैं इस इशू को स्क्रीन पर. कॉलेजियम सिस्टम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल, issues in collegium functioning. Clear? This is there in the Hindu newspaper. And this issue was also there in Indian Express. Debates over collegium system. How our Supreme Court and High Court judges are appointed. तो आज हम इस इशू को पूरे इवोल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे. तो रिसेंटली अभी न्यूज में क्या क्या चीजें थी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. सो recent issue, collegium system has been of late in news for tussles between judiciary and executive and slow pace of judicial appointments. ये बहुत बड़ा इशू है बिकॉज जुडिशरी क्या है, अगर आप ध्यान दें, जुडिशरी क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? सो बैकग्राउंड की शुरुआत कहां से होती है, ये इशू इतना ज्यादा क्यों सामने आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित ही हैज ट्राइड टू स्पीड अप कोर्ट प्रोसीडिंग्स. कहा जाता है यू ललित पहले से ही होमवर्क जुडिशरी का करके आए थे और इनके अपॉइंट होते ही जुडिशरी में एक पेस आ गया कामों में. समझ में आ रहा है? लाइक constituting 5 constitution benches to hear important matters and filling 6 vacancies in apex court. तो ये काफी अच्छा इन्होंने काम किया. क्लियर? Then he also set in motion the procedure contemplated for the collegium of Supreme Court, which is enshrined in Memorandum of Procedure 1999 to appoint Supreme Court judges. क्लियर? तो अब ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की. सो आप देख सकते हैं यहां पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर.
दिस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अब ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि फ्रेम किया गया था गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। अब इस डॉक्यूमेंट में है क्या? दिस डॉक्यूमेंट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है उसका प्रोसीजर याद रखिएगा, एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया 1999 में, जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्लियर? और ये सुप्रीम, अब याद रखिएगा, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट फ्रेम किया था। एंड इट वाज फर्स्ट इश्यूड इन नवंबर 1947। ये आपको याद रखना होगा, ये सबसे पहले प्रोसीजर आया था नवंबर 1947 में। एंड तब से ही ये डॉक्यूमेंट अपडेट किया जा रहा है टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या कहता है? दैट ऑल अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिकमेंडेड बाय कोलेजियम सिस्टम, कि जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो कोलेजियम द्वारा होंगे। कोलेजियम क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक बॉडी बनती है जो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि इस जज को आप अपॉइंट करिए एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर दिस थिंग? सो कोलेजियम क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ जजेस। तो अभी हम आगे कोलेजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो दिस रिकमेंडेशन, अब ये कोलेजियम रिकमेंडेशन याद रखिएगा, रिकमेंडेशन किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। समझ में आ रहा है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट तो नहीं दे सकते जाके, तो ये कोलेजियम, मान लीजिए ये कोलेजियम जो है जजेस का, ये रिकमेंडेशन देंगे लॉ मिनिस्टर को, और लॉ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने कोलेजियम की रिकमेंडेशन को रखेंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा रिकमेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे विल रिकमेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट दिस जज। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट किसके हिसाब से काम करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सीजीआई और इनकी जो बॉडी है कोलेजियम, ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं बोलेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे वाया लॉ मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भाई इसको अपॉइंट कर दो। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट है हाई कोर्ट्स का भी। क्लियर? इसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होंगे, इनका भी डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। अब इनको कैसे? अब जो हाई कोर्ट का कोलेजियम बनेगा वो रिकमेंड करेंगे किसको? चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को देंगे, एंड गवर्नर देंगे सेंट्रल, याद रखिएगा, लॉ मिनिस्टर को। क्लियर? तो याद रखिए हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका भी कोलेजियम बनता है। क्लियर? एंड याद रखिएगा देन वो रिकमेंड करते हैं, वो कोलेजियम, वो बॉडी किसको रिकमेंड करेगी? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जाएंगे गवर्नर के पास कि आप यूनियन गवर्नमेंट को बोलिए कि इस जज को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। एंड देन गवर्नर ऑन द एडवाइस रिसीव फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, वो रिकमेंडेशन देंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड देन वही सेम प्रोसीजर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के जज को। समझ में आ रहा है? तो यूनियन लॉ मिनिस्टर याद रखिएगा उस, अब जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होगा तो हाई कोर्ट का अपना एक अलग कोलेजियम बनेगा। हाई कोर्ट का अपना चीफ जस्टिस होगा और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे हाई कोर्ट के। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन दे रहे हैं गवर्नर को, गवर्नर याद रखिएगा वो किसको देंगे? यूनियन लॉ मिनिस्टर, एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर याद रखिएगा वो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो याद रखिएगा डिस्कस करेंगे, एंड देन वो याद रखिए रिकमेंडेशन फिर से भेजेंगे यूनियन मिनिस्टर को कि ठीक है इसको अपॉइंट कर लिया जाए। एंड तब
यूनियन लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है? सो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ सके। समझ में आ रहा है? इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बट कोर्ट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सहमति पर नहीं आ पाए किसी एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर। तो अभी हम वही 1999 का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्या है कि किस तरीके से अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, किस तरीके से कॉलेजियम बनेगा। दैट्स इट। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इशू की। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अब अभी रिसेंटली क्या हुआ, तो अभी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1999 का ही चल रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन अ मीटिंग कोलेजियम डिसाइडेड द नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब कोलेजियम जो बनता है उसमें कैंडिडेट का नाम डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है कि अगर कोई दूसरा नाम हो आपके ध्यान में तो वो भी आप क्या आप डिसाइड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कोलेजियम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो मीटिंग करेंगे जिसमें कैंडिडेट का नाम डिसाइड करेंगे। फिर एक दूसरी और मीटिंग वो करेंगे ताकि दूसरे नेम्स भी डिसाइड कर सके। सो सेकेंड मीटिंग में अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये इश्यू क्यों आया ये समझो। सेकेंड मीटिंग में एक जज जो था वो टाइम पर नहीं आ पाया, तो उस मीटिंग को फिर से रीशेड्यूल किया गया। बट वो मीटिंग ऑब्जेक्टेड बाय 2 जजेस। सो दैट मीटिंग वाज ऑब्जेक्टेड बाय 2 जजेस। समझ में आ रहा है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ सर्कुलेशन। तो अब उसी समय लॉ मिनिस्टर ने एक लेटर भेज दिया। लॉ मिनिस्टर सेंड्स अ लेटर एंड वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं कि आपका व्यू क्या है कि आपके बाद आपका सक्सेसर कौन आएगा। तो अभी ये जो मेन इशू आया, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी कल ही की न्यूज में आया है कि जस्टिस चंद्रचूड़, समझ में आ रहा है, ये हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे अभी नवंबर में, नेक्स्ट मंथ में ही। क्लियर? तो इसी से रिलेटेड इशू था। तो अभी जो यूयू ललित हैं उनसे सीजीआई ने पूछा कि आपका सक्सेसर कौन होगा। समझ में आ रहा है? ताकि आप जल्दी से हमें नाम बताएं और हम अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जो है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। तो यहीं पर क्या हो रहा था, यहां पर इशू आया डिले का, कि इतना ज्यादा डिले क्यों किया जा रहा है, कोलेजियम सिस्टम सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ये याद रखिए चीजें वॉयलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो अब इस इशू को किस तरीके से समझना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलेजियम सिस्टम है क्या। याद रखिए कोलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। देयर इज नो मेंशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कोलेजियम सिस्टम है क्या? ये कोलेजियम सिस्टम ये एक सिस्टम है कि किस तरीके से अपॉइंट करना है और ट्रांसफर करना है जजेस को। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कोलेजियम सिस्टम जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है तो ये आया कहां से? याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आया। देयर आर 3 केसेस, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस ने, अभी मैं इन तीनों केसेस को पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि आप चीजें समझ सके। सो ये 3 केसेस आए 1980 से 1990s में, इन 3 केसेस ने, याद रखिएगा, कोलेजियम सिस्टम को बर्थ दिया। समझ में आ रहा है? सो कोलेजियम सिस्टम आज हम जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अब याद रखिए जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा। बट किसके कहने पर?
कोलेजियम के कहने पर। कोलेजियम क्या है? एक बॉडी है जजेस की। समझ में आ रहा है? सो कोलेजियम याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कोलेजियम का। क्लियर? सो दिस इज नॉट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ना ही कोलेजियम पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक कोलेजियम बनता है, एक बॉडी बनती है जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस सीजीआई होते हैं, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। दैट मींस 5 मेंबर्स की ये बॉडी बनती है। अब हाई कोर्ट का कोलेजियम कैसे बनता है? अब हाई कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो कोलेजियम कैसे बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उस कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब ये कोलेजियम क्या करेगा? ये नेम रिकमेंड करेगा, ये जो हाई कोर्ट का कोलेजियम होगा ये नेम रिकमेंड करेगा, याद रखिएगा, कि हमें हाई कोर्ट में इस जज को लाना है। क्लियर? तो ये किसको रिकमेंड करेंगे? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर किसको जाके बोलेंगे? गवर्नर को। क्लियर? अब ये गवर्नर जाएंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास, और यूनियन लॉ मिनिस्टर बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप देखिए कि इस हाई कोर्ट में इस जज को अपॉइंट करना है, आपकी इस पे क्या सहमति है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उस रिकमेंडेशन को देखेंगे और फिर ये कहेंगे कि ठीक है, आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर जाएंगे पीएम के पास और पीएम प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इस हाई कोर्ट में इन जजेस को अपॉइंट कर लो। ये प्रोसीजर होता है जजेस को अपॉइंट करने का। समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि जब सारी चीजें, जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है और डिसाइड जजेस कर रहे हैं, तो क्या जजेस की रिकमेंडेशन बाइंडिंग है गवर्नमेंट पर? गवर्नमेंट के पास एक ही पावर है, गवर्नमेंट कैन रिटर्न द रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन बाय कोलेजियम। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और अगर उस रिकंसिडरेशन को फिर से रीसेंड कर दिया कोलेजियम ने, तब प्रेसिडेंट को उसी इंसान को अपॉइंट करना पड़ेगा। इफ कोलेजियम रिट्रेट्स इट्स रिकमेंडेशन, देन गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू अपॉइंट द रेस्पेक्टिव पर्सन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कोलेजियम काम करता है। सो कोलेजियम इज नाइदर स्टेटरी बॉडी है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है, नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना ही प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कैसे आया हुआ है कोलेजियम सिस्टम? याद रखिएगा, जजेस के केसेस जो आए थे उन जजमेंट से ये कोलेजियम सिस्टम बना है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है यहां पर? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आफ्टर द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय कोलेजियम, जब कोलेजियम नेम डिसाइड कर लेता है कि किसको जज बनाना है, तब गवर्नमेंट का रोल आता है अपॉइंटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीनियर लॉयर है और उसको जज बनाना है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? अब समझिए, मान लीजिए सीनियर मोस्ट लॉयर है और उसको जज बनाना है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, और कोलेजियम ने उस सीनियर मोस्ट लॉयर का नाम रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इसके ऊपर इंक्वायरी करो। समझ में आ रहा है कि इस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है, कहीं नेपोटिज्म तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट का रोल आता है जब भी किसी लॉयर को जज बनाया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तब गवर्नमेंट का रोल होता है कि एक इंक्वायरी कंडक्ट करे। किसके द्वारा? आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। अब इतना माइन्यूट प्रोसीजर आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस वीडियो के थ्रू आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आईबी के द्वारा गवर्नमेंट क्या करते हैं? एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि कोलेजियम के चॉइस सही है कि नहीं है।
एंड गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस, गवर्नमेंट कोलेजियम की चॉइस पर ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, क्लियर, बट द गवर्नमेंट इज बाउंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, और गवर्नमेंट याद रखिएगा क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, बट याद रखिए गवर्नमेंट बाउंड है कि अगर कोलेजियम ने बोल दिया कि हमारी रिकमेंडेशन सही है, आप इसको अपॉइंट करिए, तब याद रखिएगा कोलेजियम उस नेम को रीसेंट करेंगे एंड गवर्नमेंट दैट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस इंसान को अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम है कोलेजियम का। तो अब अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेजियम सिस्टम, सो अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ कोलेजियम। समझ में आ रहा है? कोलेजियम जैसा कोई भी चीज है ही नहीं। कोलेजियम का मतलब क्या है? जजेस विल अपॉइंट जजेस, जज ही जज को अपॉइंट करेगा। तो ये चीज क्या शो हो रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का प्रोसीजर है, सिर्फ जुडिशरी ही इंटरफेयर करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होता है? यस, देयर इज अ प्रोविजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस दैट ही डीम्स फिट। तो आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि कोलेजियम नेम रिकमेंड करता है और अपॉइंट किसको करना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, दैट मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट मींस टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर्स। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करने का मतलब क्या है? यूनियन गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसल्ट कर रहे हैं किसके बिहाफ पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। क्लियर? So these appointments could be in the form of elevation when high court judges are appointed to the Supreme Court, or direct appointments when experienced lawyer may be directly appointed. तो याद रखिए कोलेजियम तभी बनेगा जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? या सीनियर मोस्ट लॉयर्स को अपॉइंट किया जा रहा है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर? हाई कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ? आर्टिकल 217। हाई कोर्ट जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। तो अभी मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में पूरा एक एक प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए क्या बनेगा? चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उस हाई कोर्ट के, ये कोलेजियम बनेगा। ये नेम रिकमेंड करेंगे किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। सीएम किसके पास जाएंगे? सीएम नेम रिकमेंड करेंगे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। देन गवर्नर जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर को वो नाम देगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर जाएगा तब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तब ये देखेंगे कि ये नेम सही है कि नहीं है, एंड देन ये बोलेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर को कि आप इस पर्सन को अपॉइंट करिए, एंड देन ये रिकमेंड करेंगे पीएम को, एंड पीएम बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए अगर हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है तो कैसे? इन केस ऑफ ट्रांसफर प्रेसिडेंट में मूव अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ही ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है? सो द हाई कोर्ट कोलेजियम हैज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। क्लियर? सो हाई कोर्ट कोलेजियम ओनली सेंड्स रिकमेंडेशन टू सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स।
हाईकोर्ट का जो कोलेजियम होता है, याद रखिएगा, वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन लिया जाता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड यही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप इस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करिए। सो दिस कोलेजियम, तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए कोलेजियम कौन सा बनता है? याद रखिएगा, 3 सीनियर मोस्ट जजेस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस also decides the transfer of high court judges in the country. तो once एक होता है CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यही अपॉइंटमेंट के लिए भी रिकमेंड करेंगे एंड यही ट्रांसफर के लिए भी रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। समझ में आ रहा है? तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अभी मैंने आप सभी को बताया। तो प्रोसीजर जो है अपॉइंटमेंट, जजेस के अपॉइंटमेंट का, याद रखिएगा, और हाई कोर्ट का, ये सारी चीजें कहां पर मेंशन है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में। अब ये कोलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये सिस्टम आया कैसे, ऐसी क्या सिचुएशन थी जिनकी वजह से इस सिस्टम को लाया गया। समझ में आ रहा है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड फॉर द कोलेजियम सिस्टम। क्लियर? तो अब कोलेजियम सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और भी चीजें डिस्कस करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस टाइम पीरियड में बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि जजेस पॉलिटिकल इंफ्लुएंस द्वारा अफेक्ट ना करें। दैट मींस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रहनी चाहिए, एंड इट आल्सो अवॉइडेड लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग वीटो टू चीफ जस्टिस। तो अगर हम कोलेजियम देखें तो कोलेजियम में हमें एक चीज पता चलती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मींस कोलेजियम के पास क्या है? वीटो पावर है। समझ में आ रहा है? अगर गवर्नमेंट रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजेंगे, तो अगर वही नाम फिर से कोलेजियम ने रीसेंड कर दिया, तब गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वीटो पावर है ये किसकी? कोलेजियम की, चीफ जस्टिस की। So instead it vested in the president the power to make appointment. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट किससे कंसल्ट करके? याद रखिएगा, कोलेजियम से। समझ में आ रहा है? अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर कैसे करना है जजेस का, ये सारी चीजें करेंगे प्रेसिडेंट ही, बट कंसल्ट करके, क्योंकि लिखा है कंसल्टेटिव प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कंसल्टेटिव प्रोसेस। तो बेसिकली प्रेसिडेंट नॉर्मली किसके एडवाइस पर एक्ट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Clear? But however needed to consult certain authorities such as CGI or Chief Justice of High Court. But President को कंसल्ट करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी। क्लियर? अब ये कोलेजियम सिस्टम आया कहां से? जजेस केसेस से आया। अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा जजेस केसेस, फर्स्ट जज केस, सेकेंड, थर्ड, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये केसेस क्यों आए। समझ में आ रहा है? सो जजेस केसेस इज वेयर द ओरिजिन ऑफ कोलेजियम सिस्टम कैन बी सीन, एंड थ्रू वेरियस इंटरप्रिटेशंस relevant constitutional provisions by Supreme Court in judges cases and collegium came into existence. Clear? तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, what was the need for collegium system? सबसे पहला सवाल यही है, what was the need for the collegium system? क्लियर? तो अब क्या जरूरत है ऐसी? अब ये सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल फेयर रखा जा सके। फेयर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, फेयर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, then maintain the independence of judiciary, independence of
जुडिशरी। दैट मीन्स बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स का। समझ में आ रहा है? सो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड आल्सो इंप्रूविंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड टू एंश्योर दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज ओपिनियन इज नॉट मेयरली हिज ओपिनियन। जैसे हम बोलते हैं ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना होगा, तो यहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, कोलेजियम एक बॉडी है प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो टू एंश्योर दिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज ओपिनियन इज नॉट मेयरली हिज और हर इंडिविजुअल ओपिनियन, but it is an opinion formed collectively by a body of people at the apex level of the court। ये ओपिनियन इन 5 लोगों का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस। समझ में आ रहा है? So what was the need for collegium system? So that we can preserve our democratic system by maintaining the independence of the judiciary, and independence of judiciary is the basic structure of our constitution, जिसको वॉलेट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? So I hope this much is clear. Okay, so now अब शुरुआत कैसे हुई? How does the collegium system works? समझ में आ रहा है? So first we need to understand किस तरीके से काम करता है, कहां से शुरुआत हुई इसकी। So now try to understand। अब now we need to understand कि collegium system जो है, बहुत सारी चीजें आई, तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ collegium system। अब अगर हम इस पर जाएं तो हमें समझना पड़ेगा इंदिरा गांधी एरा। क्यों इंदिरा गांधी एरा? 1970s में बहुत ही बड़ा इश्यू आया था जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। एज वी ऑल नो, इंदिरा गांधी वॉज एन अथॉरिटेरियन लीडर। क्लियर? ही ट्राइड टू डिक्टेट, he tried to dictate the laws by herself। मतलब उन्होंने अपने खुद के लॉज बनाए एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू। किचन कैबिनेट बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत सारे वॉयलेशंस हुए उस समय। तो इसीलिए अब नीड थी कि कुछ ऐसा एक प्रोसीजर लाया जाए जिसमें जुडिशरी की इंटरडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जाए। तो इसी से रिलेटेड एक केस आया 1981 में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस। आप में से काफी सारे लोग उस केस का नाम नहीं जानते होंगे। असल में केस जो था वो 1981 में था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस, यहां पर एक जजमेंट आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड है, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज नॉट रियली टू बी बाउंड। तो ये बेसिकली इस केस में क्या कहा गया, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस में कहा कि जो वर्ड है कंसल्टेशन, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि कंसल्टेशन, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन, याद रखिएगा। तो 1981 इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था। तो यहां पर याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, इट कुड नॉट बी इंटरप्रिटेड टू मीन कॉन्करेंस। हमें इस वर्ड को कॉन्करेंस नहीं समझना चाहिए। कॉन्करेंस, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन एग्जीक्यूटिव पे बाइंड नहीं रहेगा। सो इट हेल्ड दैट सजेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज से ओरिजिनेट हो सकता है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 217 में।
not essentially from the Chief Justice of High Court. सो यहां पर इस केस में कहा गया कंसल्टेशन, जो वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के लिए, इट वॉज नॉट इन कॉन्करेंस। समझ में आ रहा है कि यहां पर इसको हमें कॉन्करेंस नहीं समझना है, जिसका मतलब कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है, President decision was not bound to be in concurrence with all the functionaries, although President will consult these functionaries. Functionaries का मतलब है Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, कि Chief Justice of India का जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पर बाउंड नहीं है। दैट मीन्स ये जो केस था ये एग्जीक्यूटिव के फेवर में था, and this judgment tilted the balance of power in appointment of judges of high court. तो अब यही प्रोसीजर चलेगा till 1993 तक, that means for next 12 years this condition prevailed. That means executive could depart from the Chief Justice of India's opinion only in exceptional situation, and any such decision could be subject to judicial review. दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकता है, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन एग्जीक्यूटिव पर बाउंड नहीं है, ऐसा कहा गया था 1981 में। समझ में आ रहा है? और जुडिशियल रिव्यू रहेगा। तो अब यहां पर एग्जीक्यूटिव किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे, इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर वो बाउंड है ही नहीं। ये था फर्स्ट जज केस जो कि एग्जीक्यूटिव के फेवर में था। तो 12 साल के बाद सेकेंड जजेस केस आया 1993। अब 1993 में जो दूसरा केस आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहां पर जो एसपी गुप्ता 1981 फर्स्ट जजेस केस था, इसकी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। और इस केस में याद रखिएगा यह कह दिया गया कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस। 1981 में क्या कहा गया? कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या कह दिया गया? कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। क्लियर? दैट मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन सुपीरियर होगा एंड बाउंड होगा एग्जीक्यूटिव पर, ऐसा कह दिया गया सेकेंड जजेस केस 1993 में। कि अब इस केस में क्या कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन सुपीरियर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपिनियन एंजॉय सुप्रीमेसी एंड बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? And this decision was justified by the court, claiming that Chief Justice of India could be the best option to know and assess the worth of candidate. कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ट ऑप्शन है कि जिस कैंडिडेट को अपॉइंट करने जा रहे हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। समझ में आ रहा है? बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन अपना इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन ही हैज टू फॉर्मुलेट ओपिनियन ओनली वाया अ बॉडी ऑफ सीनियर जजेस कॉल्ड एज कोलेजियम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन किसके थ्रू आएगा? कोलेजियम के थ्रू आएगा। समझ में आ रहा है? यह कह दिया गया सेकेंड जजेस केस में। क्लियर? नाउ अब थर्ड जजेस केस आया। अब थर्ड जजेस केस क्या था? 1998 में प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायण। इन्होंने डिलीवर किया एक प्रेसिडेंशियल मेंशन सुप्रीम कोर्ट को कि कंसल्टेशन का मतलब जो है आर्टिकल 143 में भी आता है। आर्टिकल 143 क्या कह सकता है? कि सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। समझ में आ रहा है?
तो बेसिकली आर्टिकल 143 कंसल्टेशन को के आर नारायण ने क्या कहा, डिलीवर किया, प्रेसिडेंट ने मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट को। कंसल्टेशन का मतलब आर्टिकल 143 में दिया हुआ एडवाइजरी जुरिडिक्शन की एडवाइस दे सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज वेदर sole opinion of Chief Justice of India could by itself establish a consultation. Clear? Consultation required consultation with a number of judges in forming CJI's opinion. अब यहां पर यह था कि आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन एडवाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना ओपिनियन होगा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कलेक्टिव डिसीजन होगा कोलेजियम के साथ। तब यह डिसाइड हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोरम के हिसाब से काम करेंगे, सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। समझ में आ रहा है कि जब भी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की आएगी या ट्रांसफर की आएगी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉडी के थ्रू एक्ट करेंगे, दैट मींस कोलेजियम के थ्रू अपना ओपिनियन देंगे। समझ में आ रहा है? सो दीज व्यूज वर प्लेस्ड, कौन कौन से, बाय सीजीआई एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स इंस्टेड ऑफ 2, रिकमेंडेशन शुड बी मेड। तो 1998 में कह दिया गया सीजीआई होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड हु हेल्ड फ्रॉम हाई कोर्ट विच प्रपोज द नेम केम। मान लीजिए हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं, क्लियर, और एक और कर्नाटका हाई कोर्ट का जज अब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट करना है। तो जो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जज जो आज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनसे भी कंसल्ट किया जाना चाहिए। क्लियर? सो अब ये चीज याद रखिएगा, तो जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी, तो अगर कोई हाई कोर्ट का जज है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी कंसल्ट किया जाना चाहिए। क्लियर? देन Chief Justice of India should not send recommendation to government even if 2 judges gave an adverse opinion. तो अब कोलेजियम 5 मेंबर बॉडी है, CJI प्लस 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इन 4 जजेस में से अगर 2 का ओपिनियन अलग है, एडवर्स ओपिनियन है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन नहीं देंगे उस नेम की गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ये सारे प्रोसीजर्स है। क्लियर? नाउ अब सबसे जरूरी चीज, कोलेजियम को हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलेजियम बनेगा, इट विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? हाई कोर्ट का कोलेजियम कैसे बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ उस हाई कोर्ट के। क्लियर? एंड ये कोलेजियम डिसाइड करेंगे नेम। क्लियर? देन ये कोलेजियम याद रखिएगा सीएम को देंगे, सीएम गवर्नर को बोलेंगे, गवर्नर यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर किसके पास ले जाएंगे इनकी रिकमेंडेशन को? चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आ रहा है? फिर ये रिकमेंड करेंगे, ये देखेंगे कि रिकमेंडेशन सही है कि नहीं, फिर ये यूनियन लॉ मिनिस्टर, फिर ये ले जाएंगे पीएम के पास, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करेंगे। दिस इज द थिंग। नाउ अब एक लॉ बनाया गया एनजेएसी नाम का। अब ये एनजेएसी क्या है, समझ में आ रहा है? तो अभी पहले एनजेएसी समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से 3 जजेस केसेस, फर्स्ट जजेस केस, ऑफ 1981,
जहां पे एग्जीक्यूटिव के फेवर में आया। सेकेंड जजेस केस प्लस 1993 प्लस यहां पर किसके फेवर में आया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फेवर में आया, जुडिशरी के फेवर में आया। देन थर्ड जजेस केस 1998। Clear? So over the course of these three cases, the court evolved the principle of judicial independence. तो इन तीन केसेस के जजमेंट से कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल बना दिया, एक प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ, याद रखिएगा। तो इन तीन जजेस केस से एक प्रिंसिपल हमें समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल independence. Clear everyone? So this means that no other branch of the government, either executive or a legislature, can interfere with the appointment of judges. So it is with this principle in mind that Supreme Court introduced the collegium system. So this is how Supreme Court introduced collegium system. Remember this thing. Clear? Now in 2014 अब एक लॉ लाने की बात की गई, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। हालांकि अब यूपीएससी एनजेएसी के बारे में नहीं पूछेगी, क्योंकि 2015 में एक केस आया, फोर्थ जजेस केस, जिसमें एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया। समझ में आ रहा है? अब ये था क्या, पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दे सॉट टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते थे। समझ में आ रहा है? एनजेएसी क्या था, एनजेएसी एक बॉडी रिकमेंड की थी यूनियन गवर्नमेंट में। इस बॉडी में क्या था कि यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट पर्संस होंगे, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है? तो ये 5 मेंबर बॉडी होगी। दैट मींस एनजेसी कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस 1 member plus 2 senior most Supreme Court judges plus 1 union law minister plus 2 eminent persons. समझ में आ रहा है? That means 2 civil society experts. तो ये इतने मेंबर होंगे। क्लियर? नाउ अब याद रखिएगा, a person would not be recommended by NJAC if any 2 of its members did not accept such recommendations. समझ में आ रहा है? तो एनजेसी में ये कहा कि अगर 2 लोग भी, if any 2 of its member did not accept such recommendation, तो उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। बट दिस लॉ वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 4th जज केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को, अब ये जो रिकमेंडेशन आया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। क्यों? कोर्ट ने बोला कि प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन जजेस अपॉइंटमेंट, बिल्कुल भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सिर्फ जुडिशरी की ही प्राइमेसी होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एनजेसी से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर्ट हो रहा है। दैट मींस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ सकता है। तो कहा गया कि एनजेसी लॉ गेव पॉलिटिशियंस इक्वल से इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। दैट इज व्हाई एनजेसी वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 4th जजेस केस इन 2015, और वहीं से सिर्फ अभी तक कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें थी। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद कोलेजियम सिस्टम?
अब कोलेजियम सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है? कोलेजियम सिस्टम पहली चीज ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, याद रखिएगा, एंड इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर? सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस हैज बीन ब्रॉट इन फोर्स बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सेकेंड थिंग, द कोर्ट इटसेल्फ रिटेन्स द अल्टीमेट पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसमें सिर्फ कोर्ट के पास ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर? So this gives discretion to the judges who are part of collegium. तो जो कोलेजियम के पार्ट हैं, जो जजेस कोलेजियम का पार्ट है, सिर्फ उन्हीं के पास डिस्क्रिशन पावर है। क्लियर? देन नो सीट इन दी कोलेजियम फॉर एनी नॉन जज। नॉन जज कोई है नहीं कोलेजियम में, नाइदर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नॉर फ्रॉम बार। क्लियर? एंड देन ओपेकनेस, कहा जाता है कभी कभी कि हमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। सो ओपेकनेस है। क्लियर? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिकॉज मीटिंग्स आर हेल्ड विद अ क्लोज डोर। क्लियर? सो देयर इज अ स्कोप फॉर नेपोटिज्म बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कोलेजियम दे एंजॉय डिस्क्रिशन and they also overlooks talent, or as several talented junior judges and advocates who could contribute to the judiciary in a highly learned manner। तो कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी जजेस हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जूनियर जजेस, जिन एडवोकेट्स के पास ज्यादा नॉलेज है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सभी चीजों के लिए, बट उनको मौका नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है? देन कहा जाता है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसे? बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डाइवर्सिटी को मेजर कर सके। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एससीज का रिप्रेजेंटेशन, एसटीज का रिप्रेजेंटेशन, ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन, इनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी में नहीं है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो देन कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां पर है? डिफरेंस इन ओपिनियन। डिफरेंस इन ओपिनियन, अब डिफरेंस ही याद रखिएगा, ये अभी रीसेंट इशू है। डिफरेंस इन ओपिनियन कैसे? द कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किसी दो जजेस का भी अगर ओपिनियन अगेंस्ट में होगा तो वो उस नाम को रिकमेंड नहीं करना है। इसीलिए अभी डिले हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, इसीलिए आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में। सो रिसेंटली व्हाइल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU Lalit wanted to circulate the recommendation for the appointment of Supreme Court, but 2 judges in the collegium they preferred deliberations in person। तो ये डिफरेंस आ गया ओपिनियन में, जिसकी वजह से डिले हो गया। समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोलेजियम सिस्टम में। क्लियर? सो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड? तो अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, अब समय आ चुका है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और एक ट्रांसपेरेंट मेथड को लाया जाए सीनियर जजेस को अपॉइंट करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के। Some nodding acknowledgement should be given to specific provisions made by founding fathers in the constitution। Clear? And filling up vacancies is a continuous and collaborative process involving executive and judiciary। There cannot be a time frame for it। And then सबसे जरूरी चीज, it is the need of the hour is to think ऑफ अ परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी। एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको सभी सेफगार्ड दिए जाएं ताकि वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की प्राइमेसी को बरकरार रख सके इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ओके नाउ, तो ये था पूरा इशू। हमने
रीसेंट इश्यू से लेकर एक एक पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। अब सीजेआई को कैसे अपॉइंट करते हैं? अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहां पर कोलेजियम कैसा होगा? सीजीआई के टर्म्स में। अब जब भी नए सीजीआई को अपॉइंट किया जाएगा तो जो आउट गोइंग, याद रखिएगा सीजीआई है, दैट मींस जैसे अभी न्यूज में आ गया कि नेक्स्ट सीजीआई कौन होंगे? चंद्रचूड। तो उनको अब किसने रिकमेंड किया? यू ललित। सो आउट गोइंग सीजीआई, क्लियर? तो याद रखिएगा आउट गोइंग सीजीआई recommends his successor, क्लियर? आउटगोइंग सीजीआई याद रखिएगा रिकमेंड करते हैं सक्सेसर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है? फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? अब इसके लिए याद रखिएगा प्रपोजल बनाया जाता है कोलेजियम। अब कोलेजियम क्या होगा? याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर? ये कोलेजियम बनेगा, क्लियर? ये याद रखिएगा। देन कोलेजियम ये जो है, अब इन्होंने मान लीजिए दे विल रिकमेंड नेम। अब ये नेम किसको रिकमेंड करेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर। एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर इस नेम को फॉरवर्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। एंड प्राइम मिनिस्टर किसको बोलेंगे? एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट करिए, क्लियर? ये प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का। नाउ हाउ टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? अब याद रखिएगा इसमें भी कोलेजियम बनता है, क्लियर? नाउ इसमें कोलेजियम किसका बनेगा? आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस जजेस ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, क्लियर? फिर उनकी रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लियर? एंड हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वही सेम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये किसको रिकमेंड करेंगे? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेंगे। एंड गवर्नर किसे कहेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर रिकमेंडेशन ले जाएंगे सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन ये रिकमेंडेशन देखेंगे। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप अपॉइंटमेंट करवाइए। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर पीएम को बोलेंगे एंड देन पीएम विल एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट किया जाता है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ तो ये था आज का इशू। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज ए नीड टू एस्टैब्लिश एन ओपन एंड मोर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इन अपॉइंटिंग जजेस टू द हायर जुडिशरी इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कोलेजियम इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की है, तो आपको प्रैक्टिस करना है 250 वर्ड्स में, और आप अपने आंसर्स लिखकर भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल IQ सिविल्स IAS एकेडमी पर, ताकि आपके आंसर्स को हम चेक भी कर सकें और आपको फीडबैक दे सकें। देन एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब कौन कौन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेजियम सिस्टम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वेयर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट जजेस। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट हैज इवॉल्व्ड इन सो कॉल्ड जजेस केस
not by an act of parliament or by provision of constitution. ये अभी मैंने आपको बताया था. This is a correct statement. Through the collegium system, only judges of district court are appointed. This statement is wrong. That means which of the following statement is correct? So correct answer is second, option B only. Clear? Second question, which of the following are true? First statement, 1990 SP Gupta versus Union of India, by a majority judgment Supreme Court held that in the constitution that the idea of primacy of Chief Justice of India was not really to be found. This statement is wrong. SP Gupta versus Union of India 1981 का केस है. Clear? Second, some experts says appointment in judiciary in slow place due to collegium system. अब याद रखिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. Which of the following statement is correct? So correct statement is only B. That means option B is the right answer. And the last question for your prelims examination, famous judges case is related to which part of judiciary? Fundamental duty, fundamental rights, appointment of judges, judicial review. So the correct option is option third, appointment of judges. Clear everyone? So I hope आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा. एंड इसी तरीके की वीडियोस को और इश्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल IQ Civils IAS Academy को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. और इस वीडियो से रिलेटेड PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ Civils IAS Academy को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं. थैंक यू सो मच.